गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी यानी स्थिर विनिमय दर नीति के बारे में चर्चा करेंगे। जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है इसको पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते हैं और स्थिर जो विनिमय प्रणाली है उसमें सभी अंतर्राष्ट्रीय सौदे मौद्रिक अधिकारी द्वारा निर्धारित विनिमय की दर पर किए जाते हैं। विनिमय दर या तो सरकार के द्वारा कानून के अनुसार स्थिर की गई होती है या अधिकारियों के विदेशी विनिमय बाजार में हस्तक्षेप के द्वारा अस्तित्व में आती है। यदि विनिमय की दर बाजार की शक्तियों के कारण अथवा सट्टा करने वालों की क्रियाओं के कारण स्थिर संतुलन स्तर से भिन्न हो जाती है तो मौद्रिक अधिकारी अथवा सरकार विदेशी विनिमय बाजार में हस्तक्षेप करते हैं और विनिमय दर को संतुलन के स्तर पर बनाए रखते हैं। ऐसी स्थिति में बाजार में हस्तक्षेप को पेगिंग या हिंदी में से कीलन कहते हैं और इसका अर्थ विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी विनिमय की बिक्री अथवा खरीद करना है। यह विदेशी विनिमय में बफर स्टॉक क्रियाओं की तरह है। अधिकारी विदेशी विनिमय को तब खरीदते हैं जब इसका पूर्ति जो है आधिक्य होता है और इसकी तब बिक्री करते हैं जब इसके लिए विदेशी विनिमय बाजार में मांग आधिक्य यानी एक्सेस डिमांड होता है। और पेगिंग जो ऑपरेशंस है उनके द्वारा विनिमय की दर को इच्छित संतुलन स्तर पर बनाए रखने में अथवा पेगिंग में सहायता मिलती है। स्थिर जो विनिमय दर है उसको हम जो इस डायग्राम से हम इसको समझा सकते हैं। तो देखिए जो ये जो है डायग्राम जो है इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है विदेशी करेंसी की मात्रा को देखिए इसमें पैरेलल एक्सेस पे बताया गया है और विनिमय दर को जो है वर्टिकल एक्सेस पे बताया गया है रेट ऑफ एक्सचेंज को। और फर्स्ट पार्ट में जो है स्थिर सरकारी संतुलन विनिमय दर R0 है जो मांग और पूर्ति जो फलन है क्रमशः D और S के आपस में काटने से निर्धारित होती है। यदि विदेशी करेंसी की मांग बढ़ जाती है जिससे मांग फलन D से D1 तक सरक जाता है तो दी गई विनिमय दर पर मांग आधिक्य जो गैप है एक्सेस डिमांड गैप है वो वी कैन सी एंड जिससे घरेलू करेंसी के अर्थों में विदेशी करेंसी के विनिमय मूल्य के R1 तक बढ़ जाने का झुकाव होता है और घरेलू करेंसी के विनिमय मूल्य में ह्रास होने का भी जो है झुकाव है। और विनिमय दर को R0 पर देखिए पेग अथवा बनाए रखने और मांग आधिक्य अंतराल AB को न्यूट्रलाइज करने के लिए विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी करेंसी की बिक्री की जाएगी। सरकार या मौद्रिक अधिकारी के द्वारा विदेशी विनिमय अंतराल जो ये जो गैप है AB को पूरा करने के लिए देयर आर 3 वेज। एक तो है कि पिछले सालों में बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस के द्वारा बनाए गए विदेशी विनिमय भंडार में कमी करना, इसका अर्थ विदेशी विनिमय की बिक्री करना है। दूसरा तरीका है विदेशों से समायोजन या एकोमोडेटिंग जो ट्रांजैक्शंस है उनके रूप में अल्पकालीन जो फंड्स हैं उसको उधार पर लेना। फिर तीसरा तरीका है मौद्रिक सोने का निर्यात करना। तो इनमें से किसी एक उपाय को अपना लेने से विनिमय दर को सरकारी विनिमय दर R0 के स्तर पर बनाए रखने में सहायता प्राप्त होती है। फिर सेकेंड पार्ट जो है डायग्राम का उसमें स्थिर सरकारी विनिमय दर R0 है। यदि BOP के आधिक्य के कारण विदेशी करेंसी की पूर्ति में वृद्धि होती है तो पूर्ति दाईं और S से S1 तक सरकता है। इससे पूर्ति आधिक्य अंतराल एक्सेस सप्लाई गैप A1 B1 पैदा होता है। परिणाम स्वरूप घरेलू करेंसी के अर्थ में विदेशी करेंसी के विनिमय मूल्य में R2 तक ह्रास होता है अथवा घरेलू करेंसी के विनिमय मूल्य में साथ ही वृद्धि होती है। विनिमय दर को सरकारी स्तर R0 पर बनाए रखने के लिए या पेग करने के लिए सरकार या मौद्रिक अधिकारी को विनिमय बाजार में विदेशी करेंसी को खरीदना होगा और इस प्रकार जो है स्थिर विनिमय दर की प्रणाली में पेगिंग ऑपरेशंस अर्थात विदेशी करेंसी की बिक्री अथवा खरीद से संतुलन जो विनिमय दर है इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है उसको सरकारी स्तर पर बनाए रखने में सहायता मिलती है। अब देखिए स्थिर विनिमय दर के पक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं। व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स। तो देखिए जो पेग्ड या फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स हैं उनका उनके जो समर्थक हैं
इस प्रणाली को उचित जो ठहराने के लिए बहुत सारे उन्होंने तर्क प्रस्तुत किए हैं। और सबसे पहला जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो देखिए, यदि विनिमय दरें जो स्थिर हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल वस्तुओं की कीमतें अधिक स्थिर और भविष्यवाणी किए जाने के योग्य हो जाती हैं। और इस प्रणाली के अंतर्गत निर्यातक पहले ही जानते हैं कि वे घरेलू करेंसी के रूप में क्या प्राप्त करेंगे और आयातक जानते हैं कि उन्हें कितनी राशि का ठीक ठीक भुगतान करना है। ऐसी निश्चितता जब दी गई है जो कि मुक्त रूप से बढ़ने घटने वाली विनिमय प्रणाली में नहीं पाई जाती, तो अंतर्राष्ट्रीय विनिमय व्यापार में निश्चित रूप से विस्तार होगा। अब देखिए, नेक्स्ट है इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण। स्थिर विनिमय दर प्रणाली न केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देती है, परंतु यह अधिक श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के द्वारा उत्पादकता तथा उत्पादन के निरपेक्ष स्तर को बढ़ाने में भी योगदान करती है। फिर है जो स्थिर विनिमय दर है वो आर्थिक एकीकरण को प्रोत्साहित करती है। इट प्रमोट्स इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। एक आर्थिक यूनियन में सदस्य देश एक साझी करेंसी का विकास करने का प्रयत्न करते हैं। आर्थिक नीतियों का एकीकरण करने के लिए ऐसा करना आवश्यक शर्त है। स्थिर विनिमय दर की प्रणाली एक साझा करेंसी की तरह है, जिसमें करेंसी का विनिमय मूल्य एक विशेष देश की घरेलू करेंसी की दृष्टि से अपरिवर्तित रहता है। और इस प्रकार यह प्रणाली देश में ऊंचे दर्जे के आर्थिक एकीकरण के लिए राह तैयार करती है। इस संदर्भ में जो जॉनसन है उसने कहा है, एच.जी. जॉनसन ने, कि स्थिर दरों के पक्ष में तर्क अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एकीकरण के लिए लाभकारी राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों के पक्ष में एक अधिक सामान्य तर्क का भाग है। फिर है दीर्घकालीन पूंजी निवेश, लॉन्ग टर्म कैपिटल मूवमेंट्स के लिए स्थिर विनिमय दर की हालत में देखिए अनिश्चितता और जोखिम नहीं होता। इसके परिणाम स्वरूप निवेशक दीर्घकालीन अंतर्राष्ट्रीय निवेशों की योजना बना सकते हैं। विदेशों में बड़े पैमाने पर पूंजी के अंतर्वाहों से वृद्धि की ऊंची दर प्राप्त करने में सहायता मिलती है। लोचपूर्ण विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत दूसरी और अनिश्चितता और जोखिम अधिक होता है, जो दीर्घकालीन पूंजी प्रवाहों को रोकती हैं। फिर सट्टे का प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता है इसमें, देयर इज नो एडवर्स इफेक्ट ऑफ स्पेक्यूलेशन। स्थिर विनिमय प्रणाली के अंतर्गत क्योंकि विनिमय दर स्थिर रहती है, इसलिए सट्टे की कोई संभावना नहीं होती है और परिणाम स्वरूप इसके बुरे प्रभाव भी नहीं होते हैं। स्थिर विनिमय जो प्रणाली है उसके समर्थक बताते हैं कि सट्टा लोचपूर्ण विनिमय प्रणाली के अंतर्गत जो है डिस्टेबलाइजिंग है। सट्टे को अस्थिरकारी कारक कहा जाता है, जबकि सट्टा करने वाले इस प्रत्याशा में कि विनिमय दर उस दिशा में आगे परिवर्तित होगी, विनिमय दर के बढ़ने पर विदेशी करेंसी को खरीदते हैं और विनिमय दर के घटने पर विदेशी करेंसी की बिक्री करते हैं। स्थिर विनिमय प्रणाली के अंतर्गत यदि सट्टा पाया भी जाता है तो इसे अस्थिरकारक स्वभाव की कोई संभावना नहीं होती है। और यदि हम इस विवाद में भी नहीं पड़ते कि क्या स्थिर विनिमय जो है दर स्थिर कारक है अथवा अस्थिर कारक है, फिर भी यह स्पष्ट है कि यह नीति सट्टे को विशेष रूप में विनिमय दर पर सामान्य रूप में अर्थव्यवस्था पर बुरे प्रभाव डालने से नियंत्रित करेगी और रोकेगी। फिर है करेंसी की शक्ति पर भरोसा बढ़ता है, द कॉन्फिडेंस इन द स्ट्रेंथ ऑफ द करेंसी इंक्रीजेस। इस विनिमय प्रणाली में करेंसी की मूल्य वृद्धि, अप्रिसिएशन और जो डेप्रिसिएशन है वो नहीं होता है। यदि विदेशी करेंसी का मूल्य घट जाता है तो विदेशी करेंसी के अधिक भंडार जमा हो जाने से हानि के जोखिम का कोई डर नहीं होता और इससे घरेलू करेंसी की शक्ति में अधिक भरोसा पैदा होता है। फिर है आपका करेंसी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त, इट इज सूटेड टू द करेंसी एरियाज। जो स्थिर विनिमय ये जो प्रणाली है ऐसे देशों के लिए अधिक उपयुक्त है जो डॉलर एरिया अथवा स्टर्लिंग एरिया जैसे क्षेत्रीय व्यवस्थाओं में शामिल हैं। डॉलर और स्टर्लिंग के अन्य करेंसियों के साथ जो बंधी हुई दर का व्यापार है, बीओपी जो एडजस्टमेंट्स हैं, पूंजी प्रवाह है और वृद्धि पर देखिए बहुत साकार प्रभाव पड़ने का जो है झुकाव होता है। और इन करेंसी क्षेत्रों में लोचपूर्ण विनिमय प्रणाली से अर्थव्यवस्था पूर्ण हालतें पैदा होने और भुगतान समंजनों की गंभीर समस्याएं पैदा होने की संभावना रहती है। और
फिर है व्यापार पर आश्रित देशों के लिए लाभदायक। इट इज बेनिफिशियल फॉर ट्रेड डिपेंडेंट कंट्रीज। इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, बेल्जियम जैसे कुछ देश विदेशी व्यापार पर अत्यधिक निर्भर हैं। उन देशों में विदेशी व्यापार का सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान काफी ऊंचा है। विनिमय की दर के बार बार उतार चढ़ाव से व्यापार और घरेलू उत्पादन गंभीर असंतुलन पैदा हो सकते हैं। इस प्रकार पूरी आर्थिक प्रणाली के खतरे में पड़ जाने की संभावना हो सकती है। यह आवश्यक है कि व्यापार पर आश्रित देश में विनिमय दरें स्थिर होनी चाहिए। फिर है ग्रोथ ऑफ मनी एंड कैपिटल मार्केट्स। मुद्रा और पूंजी बाजारों के विकास में सहायक। देखिए, स्थिर विनिमय दर प्रणाली जो व्यापार में तेजी से फैलाव और अधिक अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाहों के द्वारा मुद्रा और पूंजी बाजारों के विकास को तेज करती है। स्वर्णमान के अंतर्गत जब विनिमय दरें स्थिर थी तो अंतर्राष्ट्रीय ऋणों के प्रवाह सरलता से होते रहे और इनसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजारों में लगातार विस्तार हुआ। इसके तुलना में विदेशी विश्व युद्धों के बीच के समय में स्पर्धापूर्ण जो विनिमय हास ने अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाहों और मुद्रा तथा पूंजी बाजारों के विकास पर गंभीर अवरोध पैदा किए। फिर प्राइस डिसिप्लिन जो है, स्थिर विनिमय दरें देखिए एक राष्ट्र पर कीमत अनुशासन लागू करती है जो लोचपूर्ण विनिमय प्रणाली में नहीं पाया जाता है। और जो प्रजातंत्र में जो चुनी गई सरकारें हैं प्राय जो है विस्तारक नीतियों को लागू करने का झुकाव रखती हैं जिनके द्वारा बेकारी को घटाया जा सकता है, परंतु वे नीतियां स्फीति दबाव डालती हैं। एक देश में बाकी विश्व की अपेक्षा स्फीति की दर अधिक हो वह लगातार बीओपी के घाटों और रिजर्वों की हानि की स्थिति का सामना करता है। यह हालत सदा के लिए नहीं रहती। इसलिए स्थिर विनिमय प्रणाली के अंतर्गत एक देश को ऐसे उपाय अपनाने पड़ेंगे जिनसे मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखा जा सके। और लोचपूर्ण विनिमय प्रणाली में ऐसा कीमत अनुशासन नहीं होता है क्योंकि यह माना जाता है कि बीओपी असंतुलन विनिमय दर में परिवर्तनों के द्वारा तत्काल और स्वचालित ढंग से ठीक हो जाते हैं। इस प्रकार से स्पष्ट है कि देखिए आप कि स्थिर विनिमय प्रणाली में कीमत अनुशासन पाया जाता है। अब स्थिर विनिमय दर के देखिए विपक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं, सबसे पहला है विनिमय स्थिरता को प्रधानता। इट गिव्स प्राइमेसी टू एक्सचेंज स्टेबिलिटी। और ये गंभीर दोष है कि देखिए अधिकारियों की चिंता मुख्य रूप से यह रहती है कि विनिमय दरों को किसी विशेष सरकारी स्तर पर बनाया रखा जा सके और इससे प्राय कीमतों की स्थिरता और पूर्ण रोजगार के उद्देश्यों की बलि चढ़ा दी जाती है। स्थिर विनिमय प्रणाली के अंतर्गत बैलेंस ऑफ पेमेंट का घाटा अस्फीतिक नीतियों के द्वारा ठीक किया जा सकता है जिनके कारण कीमतों में कमी, विराम और अधिक बेकारी की हालतें पैदा हो सकती है। इसी प्रकार बीओपी के सरप्लस को ठीक करने के लिए स्फीतिक नीतियों की आवश्यकता होती है। समाज को इस तरह स्थिर विनिमय दरों को बनाए रखने के लिए बहुत भारी लागत उठानी पड़ती है। इसकी तुलना में जो लोचपूर्ण विनिमय प्रणाली बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो है एडजस्टमेंट्स विनिमय दर में परिवर्तन के द्वारा करती है और आंतरिक स्थिरता की बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। फिर आर्थिक उतार चढ़ाव का अंतर्राष्ट्रीय संक्रमण, इंटरनेशनल ट्रांसमिशन ऑफ इकोनॉमिक वेरिएशंस जो है बंदी। और देखिए स्थिर विनिमय दरें एक देश से अन्य देशों को आर्थिक गड़बड़ों के संक्रमण के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। मान लीजिए एक देश में अस्फीतिक हालत है, डिफ्लेशनरी सिचुएशन है, वह अपनी कम कीमत वाली वस्तुएं अन्य देशों को निर्यात करेगा। सस्ती वस्तुओं से प्रतियोगिता का सामना करते हुए विदेशों के उद्योग अपनी कीमत को गिराने के लिए विवश हो जाएंगे। इस प्रकार अस्फीतिक हालातों का संक्रमण हो जाएगा। इसी प्रकार एक देश में स्फीतिक झुकाव अन्य देशों को संक्रमित हो जाएंगे। इस प्रकार से स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत आर्थिक उतार चढ़ाव एक देश से इसके व्यापार में भागीदार देशों में फैल जाएंगे और ठीक वाइस वर्सा भी। फिर नीड टू बिल्ड एक्सचेंज रिजर्व्स, विनिमय भंडारों को जमा करने की आवश्यकता। विनिमय दर को एक सरकारी स्तर पर बनाए रखने के लिए आवश्यकता के कारण अधिकारियों को पेगिंग ऑपरेशंस का प्रयोग करना पड़ता है। इस उद्देश्य से विदेशी करेंसियों के पर्याप्त भंडारों को बनाए रखना आवश्यक है। यदि ये भंडार नहीं बनाए जाते तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के घाटे की स्थिति का सामना करने वाले देश को अवमूल्यन पर निर्भर रहना पड़ेगा। विदेशी करेंसियों के भारी भंडारों को निष्क्रिय रूप में रखना स्पष्ट रूप से महंगा होता है, अनइकोनॉमिक होता है और अपव्ययपूर्ण होता है।
फिर लोचपूर्ण विनिमय प्रणाली के अंतर्गत अनार्थिक अंतर्राष्ट्रीय तरल भंडारों को जमा नहीं रखा जाता। फिर अधिकारियों पर भारी बोझ, हेवी बर्डन अपॉन द अथॉरिटीज। यदि एक देश पर लगातार बैलेंस ऑफ पेमेंट के घाटे का दबाव है तो सरकार अथवा मौद्रिक अधिकारी संभव है कि कीलन क्रियाएं जो हैं, पेगिंग ऑपरेशंस जो हैं करने के लिए पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय तरल भंडारों को इकट्ठा करने की स्थिति में न हो। यदि वे विदेशी करेंसियों के रिजर्व जुटाने में असफल रहता है तो घरेलू करेंसी का अवमूल्यन करना पड़ेगा। कभी कभी यह कदम थोड़ी सी अवधि के दौरान बार बार अपनाना पड़ सकता है। ऐसी हालत में घरेलू करेंसी की शक्ति गंभीर रूप से घट जाएगी और इसमें लोगों का विश्वास क्षीण हो जाएगा। फिर है विनिमय भंडार बनाने में कठिनाई, डिफिकल्टी इन बिल्डिंग अप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। बंधी विनिमय प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक देश के लिए विदेशी करेंसियों के निष्क्रिय भंडार बनाने की आवश्यकता होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि कम से कम कुछ सालों के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट के आधिक्य को बनाए रखा जा सके। कम विकसित देशों के लिए काफी विदेशी विनिमय भंडार बनाने के लिए बीओपी के आधिक्य बनाए रखने में कठिनाई होती है और वे लगातार बैलेंस ऑफ पेमेंट के घाटे का प्रतिकार कर सकें। इस यह प्राय उनके सामर्थ्य के बाहर है। और सट्टे की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ स्पेकुलेशन। एक जनरल जो है बिलीफ है कि स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत विदेशी विनिमय में सट्टे की कोई संभावना नहीं है और इस संबंध में यह आवश्यक रूप से स्वीकार करना चाहिए कि विनिमय दर में परिवर्तन के संबंध में निस्संदेह सट्टा नहीं होगा, परंतु फिर भी सट्टा करने वाले संभावित अवमूल्यन के समय और मात्रा के बारे में पेगिंग ऑपरेशंस जो है के समय और पैमाने के बारे में पूर्व अनुमान लगाएंगे। और फिर है विनिमय नियंत्रण, एक्सचेंज कंट्रोल्स, जो स्थिर विनिमय दर के लिए काफी पेचीदा विनिमय नियंत्रण प्रणाली का होना आवश्यक है। इससे आर्थिक संसाधनों का दोषपूर्ण वितरण, सरकारी अधिकारियों की अकुशलता और भ्रष्टाचार पैदा हो सकते हैं। फिर बीओपी की समस्या का हल नहीं है। इट इज नॉट अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। स्थिर विनिमय दर की नीति जो है वो घाटे की समस्या को हल करने में सहायता नहीं करती है, यह केवल सरकारी हस्तक्षेप के द्वारा इसे दबा देती है। बीओपी के असंतुलन के पीछे स्थित शक्तियों को मौद्रिक, राजकोषीय, अन्य नीतियों के द्वारा निपटना बाकी बचा रहता है। इस प्रणाली के अंतर्गत सारा ध्यान बीओपी के असंतुलन के निपटाने की बजाय एक्सचेंज रेट की स्थिरता को दिया जाता है और विनिमय दर का अस्थिरीकरण बीओपी के असंतुलन को एडजस्ट करने के लिए साधन नहीं रहता बल्कि अपने आप में एक ध्येय मान लिया जाता है। इट इज एन एंड। फिर केवल अल्पकालीन के लिए उपयुक्त है। इट इज सूटेड ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड। स्थिर विनिमय दर की नीति जो है वो दीर्घकालिक नीति के रूप में इसका अनुसरण नहीं किया जा सकता। तकनीकी और संरचनात्मक परिवर्तनों के होने के साथ सरकारी विनिमय की दर अवास्तविक बन जाती है। फिर बीओपी की कठिनाइयां और अंतर्राष्ट्रीय वस्तु कीमत के उतार चढ़ाव विभिन्न देशों को विनिमय दर की पुनरावृत्ति करने के लिए विवश कर सकते हैं। इससे यह मुद्दा स्पष्ट हो जाता है कि जो पेग्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसीज हैं अधिक से अधिक अल्पकाल के लिए उपयुक्त होती हैं। और फिर है ग्रेटर नीड ऑफ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, संस्थानात्मक व्यवस्थाओं की अधिक आवश्यकता जो है। देखिए, लोचपूर्ण जो विनिमय प्रणाली में विनिमय दरों के मुक्त परिवर्तनों के कारण बीओपी जो एडजस्टमेंट है वो स्वचालित ढंग से हो सकते हैं, परंतु स्थिर विनिमय प्रणाली में जो बीओपी एडजस्टमेंट के लिए समायोजक सौदे, एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस की आवश्यकता होती है और स्थिर विनिमय दरों पर देश को अपनी बार बार पड़ने वाली तरलता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऋण संस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। थैंक यू।